यह घटना तब की है जब मैं कॉलेज में था। मैं अक्सर पार्टीज और नाइट क्लब्स के लिए जाता था। मैं रोजाना रात में अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाता था और इकलौते होने के कारण मेरे मम्मी पापा ने कभी भी इस पर टोक टाक नहीं की। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी में, पर मुझे क्या पता था कि मेरी इस मजेदार लाइफ में बड़ी दिक्कत आने वाली थी। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि काश मुझ पर टोक टाक की होती, काश मैं उस वक्त इतना समझदार होता। एक शाम को हम सब दोस्त बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो कल सैटरडे नाइट है, क्या प्लान है? कल कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, जो हमने कभी नहीं किया हो, जो हमें हिला दे, ये जिसे करके मजा ही आ जाए इस जिंदगी का। अच्छा ऐसी बात है, तो कब्रिस्तान में चलते हैं, मर कर देखते हैं, हम कभी मरे नहीं है ना। वेरी फनी, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आइडिया तो शानदार है भारत का। और कब्रिस्तान में पार्टी कर लेते हैं। तो उस दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने कब्रिस्तान में पार्टी करने का फैसला किया। वहां हम सब ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। हम सब ने पूरी रात पार्टी करने की ठानी। हम एक कब्रिस्तान पहुंच गए जो दिखने में काफी डरावना था। फिर हमने पार्टी स्टार्ट की। हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला और हाथों में शराब लिए हुए हम सब डांस कर रहे थे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब हम सब नशे में धोत होकर जमीन पर सो गए थे। तभी मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं जाग गया। बाकी सब सो रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन कब्रिस्तान में वॉशरूम नहीं होते। तो मैं वहां कुछ दूर चलकर कोई जगह ढूंढने लगा। तभी आगे जाकर मुझे एक तालाब दिखा। अब यहीं सुसु कर लेता हूं, कब्रिस्तान में कौन रोकता है। मैं वहां पेशाब करने लगा। तभी पीछे झाड़ियों में से मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। कौन है? कौन है वहां? और मैंने दूर से एक काले कपड़ों में किसी को देखा जो एक बड़े से चोले में था। अंधेरे में वो परछाई एकदम काली दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा पास जाने लगा। तभी मुझे उसके बड़े बड़े चमकते हुए दांत दिखाई दिए। मेरा दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था और मुझे एक भयानक एहसास हो रहा था। मैं वहीं जम गया और वो मेरे पास आने लगा। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागा। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे अचानक दौड़कर आ रहा था। मैंने और तेज भागना शुरू किया और जल्दी से सभी के पास पहुंचकर सबको जगाया। उठो यार, यहाँ कोई है, वो इंसान नहीं है। मैंने इतना डरावना अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा। सब लोग आधे होश में थे, नींद में थे या नशे में। अरे क्यों डरा रहा है भाई, सोने देना। कब्रिस्तान है भाई, भूत भी तो रहते हैं यहाँ। डोंट वरी बेबी, तुमने ज्यादा पी ली है। कम हियर। शट अप यू ऑल, मैं जा रहा हूँ, तुम सब मरो यहाँ। नो नो वेट यार, उठ जाओ सब लोग प्लीज। शान झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ है ये वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने वहां आसपास भी देखना चाहा कि कहीं वो सबको देखकर छुप ना गया हो, पर मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर अचानक से वो मुझे काफी दूर हम सबको देखते हुए दिखाई दिया। वो बेहद ही भयानक था। वो देखो, वो वहां दूर से हमें देख रहा है। कहाँ है वो भयानक दानव? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। शान के अलावा वो शैतान और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। शान को जब यह एहसास होता कि वह हैवान बस उसे ही दिखाई दे रहा, बाकी और किसी को नहीं, तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो मेरे पीछे था, लेकिन मैं तुम सबको उठाने के लिए यहाँ भागते हुए आ गया। क्या हुआ शान, तुमने कोई भूत देखा क्या? ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पी लेते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो सब सही कह रहे हैं और ड्रिंक करने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। भारत उठा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था। भारत का एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पर था और उसने दूसरे हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी। क्या बात है भारत, कीप इट अप। चलो दोस्तों, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हम अभी आते हैं। नहीं प्लीज मत जाओ, सब साथ रहो। यार हम यहाँ भजन करने नहीं आए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी तो वक्त बिताना है। आज तो अच्छा मौका है। अरे बेटा, हम कब्रिस्तान में हैं, यहाँ भूत कहाँ अकेले छोड़ेंगे तुम दोनों को, हाँ? ऐसा बोल के तुम हमें डरा नहीं सकते। हाँ,
हम एडजस्ट कर लेंगे भाई, हमें जाने दे। तभी भारत अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद भारत की गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने बोला था ना यहाँ कुछ गलत है, मान नहीं रहे हो ना तुम। उसको क्या हुआ? वो क्यों चिल्लाई? चलो जाकर देखते हैं। मैं पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करता हूँ। हम सब मिलकर कब्रिस्तान में उनको यहाँ वहां देखने लगे। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी एक कब्र के पास हमें बहुत खून दिखाई दिया, लेकिन भारत और उसकी गर्लफ्रेंड वहां नहीं थे। हम सब बहुत डर गए। मैंने बोला था ना वो सबको मार देगा। हे भगवान, चलो यहाँ से। नहीं, हम उनके बिना नहीं जा सकते। हम जानते भी नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, पर वो दोनों गए कहाँ? तभी वहां झाड़ियों में से भारत की गर्लफ्रेंड खून से लथपथ भागती हुई आती है। उसने हम पर हमला किया। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। वो मार देगा, हमें मार देगा। कौन था वो? क्या तुमने उसको देखा? वो भारत को ले गया। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से भारत पर हमला किया। हम सबको यहाँ से अभी निकल जाना होगा। लेकिन मैं भारत के बिना नहीं जाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, वो हम सबका दोस्त है। दोस्तों, हमें भारत को ढूंढना होगा। शान, हम लड़कियों को कार के पास छोड़ आते हैं और हम दोनों वापस आकर उसे ढूंढते हैं। हाँ हेम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं शान, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज चलो यार, हम वहाँ सेफ रहेंगे। हम सब मरेंगे, हम नहीं बचेंगे। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे घर जाना है। मैं पहले से ही डर गया था। लड़कियां भी घबराने लगी और भारत की गर्लफ्रेंड घर जाने के लिए फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन हम भारत के बिना नहीं जा सकते थे। मैं और हेम कब्रिस्तान से बाहर कार में लड़कियों को छोड़ने जा रहे थे और उसके बाद हमने भारत की मदद के लिए वापस आने का फैसला किया। जैसे ही हम अपनी कार की ओर जा रहे थे, मैंने भारत की आवाज सुनी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सुना लड़कियों, भारत जिंदा है। तुम कार में बैठो, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कार की चाबी दे दी और जरूरत पड़ने पर उसे गाड़ी चलाने और मदद के लिए फोन करने के लिए कहा। वह मुझे ये कहना चाहती थी कि वापस जाना कितना खतरनाक था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने उसे भारत की गर्लफ्रेंड और हेम की गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए मना लिया। मेरे और हेम के एक हाथ में डंडा था तो दूसरे हाथ में टॉर्च। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं। मैं लेफ्ट में जाता हूँ, तुम राइट में जाओ। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कहीं वापस आना कोई गलती तो नहीं थी। मुझे लड़कियों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। मैंने मन ही मन सोचा। मैं इधर उधर देखता रहा। मेरी सांस फूल रही थी। मैं डर गया था। यह सब सोच सोच कर मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, जिससे मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर होता जा रहा था। तभी अपने ऊपर पेड़ पर मुझे कोई आवाज सुनाई दी। मैं डर से वहीं जम गया। तभी मेरे ऊपर गीला गीला सा टपकने लगा। मैंने जैसे ही उस गीली चीज पर अपना हाथ लगाकर देखा तो उसे देख मैं घबरा गया, क्योंकि वो गीला चीज किसी का खून था जो ऊपर पेड़ से मुझ पर गिर रहा था। फिर मैंने बहुत डरते हुए धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर भारत की डेड बॉडी उस पेड़ पर लटक रही थी, जिसकी आंखें निकली हुई थी। उसके चेहरे और शरीर का कुछ हिस्सा गायब था और उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। तभी मुझे तालाब की पानी की आवाज आई। पानी में काफी तेज हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पानी में बड़ी जोर से हाथ पैर चला रहा हो। शान, बचाओ, यहाँ आओ, जल्दी शान। मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। मैं वहां पहुंचा तो मैंने पानी में कुछ देखा। यह एक तैरते हुए शरीर की तरह लग रहा था। मैं और ज्यादा देखने के लिए इसके करीब चला गया और वहां पानी में हेम की डेड बॉडी थी। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। मैं रो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे मंडरा रहा है। मैं मुड़ा, देखा कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं। वह इतनी तेजी से मेरे पीछे से गायब हुआ कि मुझे उसका चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। उसने मेरे चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। उसके जोरदार मुक्के ने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं तालाब के किनारे के बिल्कुल पास जमीन पर पड़ा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ डेड बॉडीज पड़ी है, एक हेम की और एक भारत की। हेम की लाश 6 हिस्सों में थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन मैं अभी भी दूर जाने और बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी।
मैं सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहता था। मैंने कब्रिस्तान छोड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश की। मुझे चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे बाल खींचे और मुझे पानी में धकेल दिया। उसने मुझे मेरे सर से पकड़कर मेरा पूरा शरीर पानी में डाल दिया, जिससे मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। छोड़ो मुझे, मदद करो, प्लीज हेल्प। कोई मुझ पर प्रेशर देकर मुझे पानी में डुबा रहा था, लेकिन मुझे काफी देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस थी। मैंने सांस रोक लिया और कुछ देर में पानी के तल पर फ्लोट होने लगा, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। वो जो कोई भी था, उसे लगा कि मैं मर चुका हूं और वहां से चला गया। मुझे उसका वहां से चले जाना महसूस हो रहा था। मैं कई घंटों तक उसी तरह पानी पर एक लाश की तरह ही पड़ा रहा और मैंने सुबह होने का इंतजार किया। मैंने देखा सूरज निकल गया है, तो मैं तालाब से बाहर आया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। मुझे यकीन था कि मेरी कार वहां नहीं होगी, क्योंकि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। पर मैं हैरान था कि सुबह तक भी कोई हेल्प के लिए नहीं आया था। क्या उसने किसी को फोन करके हेल्प के लिए नहीं बुलाया? क्या वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जब मैं वापस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मेरी कार वहीं खड़ी थी। तो बाकी तीनों लड़कियां कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या वो वहां से बचकर जा चुकी थी? मैंने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में कब्रिस्तान से कुछ फीट दूर मैंने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ले लिया। मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड की लाश के 2 टुकड़े पड़े थे। उसके शरीर के बीच में से 2 हिस्से हुए थे, एक लेफ्ट में था और एक राइट में। इतनी भयानक मौत थी, किसी ने उसे सर से टांगों तक चीर दिया था। मैंने पागलों की तरह रट हुए अपनी कार स्टार्ट की और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर तक आया। कई सवाल मुझे आज भी परेशान करते हैं। भारत की गर्लफ्रेंड और हिंद की गर्लफ्रेंड की आज तक कोई खबर नहीं मिली। मेरी गर्लफ्रेंड ने शायद मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज तक मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ और जिंदगी में मैंने कभी दोबारा पार्टी नहीं देखी। मैं हंसना भूल गया हूँ। काश उस रात हम वहां ना गए होते। उस रात मैंने बहुत कीमती इंसानों को खो दिया। आज तो मजा ही आ जाएगा, हम सब एक साथ। से थैंक्स टू मी, मेरे घर पर जो बनाया ये प्लान। अच्छा, और हम जो घर वालों से झूठ बोल कर आए हैं उसका क्या? तो क्या? आज हम सब के अलावा भी यहाँ कोई आएगा। क्या मतलब? मतलब भूत। बकवास मत करो, मुझे कोई डरवर नहीं लगता, समझे? ढोली, मयंक, अमित और विशाल बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मयंक दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खोलता है। सोनिया, पूर्वी, कितनी देर कर दी तुम दोनों ने? लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। मयंक ये देखकर हैरान हो जाता है कि अगर सोनिया और पूर्वी बाहर नहीं है तो फिर घंटी किसने बजाई, और वो जो कोई भी था वो अचानक गायब कैसे हो गया। इसके बाद मयंक दरवाजा बंद कर देता है और वापस आ जाता है। अरे ये क्या, घंटी किसने बजाई? देखो, हमने कहा था ना भूत आएगा, वो आ चुका है। तभी दोबारा घंटी बजती है। इस बार मयंक फिर दरवाजा खोलता है। इतनी लेट आई तुम, आखिर क्यों? अरे कुछ नहीं यार, बस मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने चली गई थी। पहले भी तुम दोनों ने घंटी बजाई थी ना? नहीं डॉली, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, चलो अंदर अब। पता नहीं पहले तुम दोनों नहीं थे तो कौन था? तुम्हारा भाई कौशल कैसा है? उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी थोड़ा बेटर है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर खाना पीना और मस्ती करते हैं और आपस में एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। ये सब चलता ही रहता है। तब तक रात के 11 बज जाते हैं। विशाल ओइजा बोर्ड लाता है। चलो ये गेम खेलते हैं। नहीं, मैं ये गेम नहीं खेल सकती। तुम लोगों को पता है ना कि इसमें जान जाने का भी खतरा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, चलो ना खेलते हैं, मजा आएगा। नहीं, कहा ना नहीं। विशाल और बाकी लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और गुस्से में वहां से चली जाती है। अरे रहने दे, वो तो गई, अब चल हम ही लोग खेलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही सोनिया की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे यार, इसे क्या हो गया? वो गाड़ी से उतरती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अंधेरी काली रात है और सुनसान सड़क है।
तभी अचानक एक आवाज आती है। कोई है? कोई है? वो मदद की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ती है कि अचानक से कोई उसे धक्का देता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। सोनिया जोर से चिल्लाती है। सभी ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। सभी लोगों ने उस ओइजा बोर्ड के बीच में अपना हाथ रखा हुआ है। इतनी देर हो गई, भूत तो आया नहीं। तुम्हारे रहते यहाँ कोई और भूत कैसे आ सकता है? हाँ, और इसी भूतनी से तुम्हें प्यार हुआ है। तुम लोग बड़े मजाकिया हो यार। सभी लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अचानक से किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। ये क्या था? वो क्या यार, तुम क्यों डरा रहे हो? लगता है हमने किसी आत्मा को जगा दिया है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे मिलवाओ उससे। जल्द ही मिलोगे। यार मुझे डर लग रहा है अब। मुझे भी। प्लीज तुम लोग ऐसी बातें मत करो यार। तभी थोड़ी देर बाद खिड़की के शीशे टूटने की बड़ी जोर से आवाज आती है। सभी लोग उस खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर किसी बिल्ली का कटा हुआ सिर पड़ा है। ओह गॉड, इसका तो खून भी बह रहा है। लगता है किसी ने अभी इसे मारा है। प्लीज यहाँ से चलो। अरे ये तेरे पड़ोसी का बच्चा तो नहीं है जो बहुत शैतानी करता है? लेकिन इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है ये किसी आत्मा का काम है। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज। डोली दरवाजे की तरफ भागती है और जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा तो मानो जैसे जाम हो चुका था। ये दरवाजा किसने लॉक कर दिया? उफ़ो, ये क्या हो रहा है विशाल? यार मुझे खुद नहीं पता। और इसी बीच ओइजा बोर्ड अपने आप हिलने लगता है और ना जाने विशाल को क्या होने लगता है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है और थोड़ी देर बाद विशाल दर्द से कराहने लग जाता है। कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है जैसे कोई मेरी हड्डियां तोड़ रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है? हे भगवान। वहीं दूसरी ओर अमित को एक वीडियो मैसेज मिलता है जो किसी ने वीडियो बनाया था सोनिया का, जिसमें वो गड्ढे में फंसी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ सोनिया और एक तरफ विशाल। हम विशाल की मदद कैसे करें? विशाल तो मर चुका है, देखो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। पूर्वी और डोली रोने लगती है कि तभी अमित के पेट में उड़ते हुए एक चाकू आकर लग जाता है और अमित वहीं गिर जाता है। बचाओ! अमित, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो अमित, उठो। कि तभी मयंक के चीखने की आवाज आती है। कोई अदृश्य शक्ति उसे दूसरे कमरे की ओर खींचने लगती है। डोली, पूर्वी, मुझे बचाओ। मैं आ रही हूँ मयंक। लेकिन तभी वहां लाइट चली जाती है और वो ओइजा बोर्ड भी वहां से गायब हो जाता है। हम क्या करें डॉली? हिम्मत रखो पूर्वी, सब ठीक हो जाएगा। और तभी सभी मरे हुए लोगों की हंसी और चीख वहां पर सुनाई देने लगती है। दोनों लड़कियां कान बंद करके रोने लग जाती है और चिल्लाती है, नहीं। तभी थोड़ी देर बाद ताली बजने की आवाज आती है और लाइट भी आ जाती है। मयंक, अमित, सोनिया और विशाल जिंदा थे और हंस रहे थे। तुम सभी जिंदा हो? और सोनिया, तुम तो गड्ढे में गिर गई थी ना? हाँ, मैं वहां से निकलकर वापस आ गई। तुम भी मिली हुई थी इसका मतलब। क्यों, फिर मजा आया ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब मेरा ही आइडिया था, क्यों? है ना मेरा दिमाग बहुत तेज। हाँ, हमने ये सब पहले ही सोच लिया था। कितना भद्दा मजाक था ये। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो, नकली चाकू है ये। ये देखो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये सब कौन करता है यार दोस्तों के साथ? डोली और पूर्वी इन सभी को बहुत सुनाती है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से एक लोहे का सरिया कहीं से उड़कर आता है और अमित के सीने के आर पार हो जाता है। अमित को तड़पता हुआ देखकर पूर्वी नाराज हो जाती है। फिर से मजाक कर रहे हो क्या? उठो, फिर से मजाक। लेकिन इस बार कोई मजाक नहीं है। तुम ना रहने दो, बार बार मजाक नहीं चलता। पूर्वी सरिया बाहर खींचती है और अमित जोर से चिल्लाता है और पूर्वी देखती है कि उसके शरीर से नदी की तरह खून बह रहा है और अंदर के अंग भी दिख रहे हैं। पूर्वी डर के मारे पीछे गिर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उससे ये नजारा देखा तक नहीं जा रहा था। ये तो सच में आर पार हो गया है अमित। यहाँ सच में कोई है, अब कोई प्रैंक नहीं कर रहा है, ये रियली हो रहा है गाइस, सो बी वेरी केयरफुल एवरीवन।
मैंने कहा था ना मत खेलो वो गेम। अब चलो यहाँ से जल्दी। पता नहीं हमने अनजाने में किसे यहाँ बुला लिया है। अमित वाकई में मर चुका था। पूर्वी को यकीन नहीं होता और वो बहुत रोने लग जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और इस बार वाकई में दरवाजा भी लॉक हो चुका था। वहीं सब लोग देखते हैं कि अचानक से पूर्वी का शरीर हवा में लटकने लग जाता है। ये क्या हो रहा है? हम सब मारे जाने वाले हैं। ऐसा मत कहो सोनिया, हिम्मत रखो। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और तभी पूर्वी का शरीर ऊपर हवा में उड़कर बहुत जोर जोर से बार बार नीचे गिरता है, जिससे उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती है और वो खून से लथपथ हो जाती है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। सोनिया वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका सिर जोर से दीवार में मारती है, जिससे उसका पूरा सिर फट जाता है। अब वहां बस चारों तरफ खून ही खून था। ये सब उसी ओइजा बोर्ड का काम है। मैंने कहा था ना कि गेम नहीं खेलते हैं। चलो फिर से गेम खेलते हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। एक बार फिर से सभी लोग ओइजा बोर्ड के पास जाते हैं और उसके चारों ओर बैठकर फिर से गेम खेलते हैं। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? जो भी हो अपने दुनिया में वापस चले जाओ। बताओ कौन हो? ये हमें नहीं बताना चाहता कि ये कौन है। बोलो कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और उसके जवाब का इंतजार करने लग जाते हैं। बताओ कौन हो? बोलो तुम ये सब क्यों कर रहे हो हम लोगों के साथ? इसी बीच विशाल की जुबान बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगती है। आ, ओ, 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 और उसका मुंह खुला ही रह जाता है। वो मयंक की तरफ इशारा करता है। विशाल क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोल क्यों नहीं पा रहे? और इसी बीच विशाल के हाथ पैर की हड्डियां पूरी तरीके से टेढ़ी हो जाती है और हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। विशाल टेढ़ा मेढ़ा होकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। कोई बचाओ! और तभी वो देखती है कि अब वहां से मयंक गायब है। यह देख डोली का खून सूख जाता है। आखिर विशाल मयंक की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? कहीं मयंक कहाँ हो तुम? इतना कहकर वो पीछे मुड़ती ही है कि वहां मयंक आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बालों से खींचकर उसे दूर फेंक देता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मयंक? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मयंक भावुक हो जाता है और अपने उस खूंखार रूप से सामान्य रूप में वापस आ जाता है। यही बात मुझसे मेरा भाई कुशाल भी बोलता था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है अब। क्या? पर तुमने तो कहा था कि वो जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। वो कल रात ही मर चुका है और ये सब पूर्वी और सोनिया और विशाल की वजह से हुआ है। मेरा भाई कुशल उस दिन ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसे ले गए और वहाँ पर उसका ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन उन लोगों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था मयंक। नहीं, लेकिन वो लोग जिम्मेदार है मेरे भाई की मौत के लिए। इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और अपने छोटे भाई की आत्मा को इस दुनिया में वापस लाया और उसी की मदद से आज इन सबको खत्म कर दिया। और इसी बीच कुशल की आत्मा मयंक को नुकसान पहुंचाने लगती है, उस पर जानलेवा हमला करने लगती है। डोली यहाँ से भाग जाओ, देरी मत करो डोली, मैंने कहा ना भाग जाओ यहाँ से। खुशकिस्मती से दरवाजा उस टाइम खुला हुआ था और वो वहां से भाग जाती है। वहीं कुशल की आत्मा मयंक के शरीर से उसके हाथ पैर और धड़ अलग कर देती है। डॉली पीछे मुड़कर देखते हुए रोती हुई कहती है, नहीं मयंक। और दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल मयंक ने अपनी आत्मा का सौदा कुशल का बदला लेने के लिए किया था और इसीलिए उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। डॉली एक लौती इंसान थी जो उस रात जिंदा उस घर से वापस आई थी और बाकी सबने उस ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल करने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। और मयंक ने अपने भाई कुशल की मौत का बदला आखिरकार सबकी और खुद की जान देकर ही ले लिया था। अतुल और गिरीश दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों एक मेडिकल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। दोनों एक बहुत ही
महत्वपूर्ण रिसर्च में लगे हुए थे। अतुल और गिरीश दोनों घनी रात में गाड़ी में जा रहे थे। बधाई हो अतुल भाई, आखिर तुम्हारी रिसर्च अप्रूव हो गई। तुम उसके लिए यूएस जा रहे हो। हाँ भाई गिरीश, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी से झूम रहा हूँ। हमने अपने करियर की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन कहाँ तुम्हारी किस्मत और कहाँ मेरी। दोनों दोस्त काफी खुशी के साथ बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक पेड़ उनके सामने गिर जाता है और गाड़ी बहक जाती है और सीधे खाई में गिर जाती है। तीन महीने बाद अरे जो नई लड़की आई थी कल पोस्टमार्टम के लिए, उसके रूम से बहुत बदबू आ रही है। देखो क्या बात है। कंपाउंडर दीपक और रामू। जी सर, बिल्कुल अभी देखते हैं। दीपक और रामू उस बॉडी के पास जाकर देखते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी में से बहुत तेज बदबू आती है। वो लोग कहीं से क्लोरीन वाला स्प्रे लाते हैं और वहां पे छिड़क देते हैं। दीपक उस डेड बॉडी के पास चेक करने जाता है कि बदबू चली गई है या नहीं। तभी वो लाश उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ जलने लगता है। उसके हाथ में छाले आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। रामू दौड़ते हुए उसके पास आता है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? दीपक का हाथ लाश छोड़ देती है, लेकिन उसके पूरे हाथ पे छाले आ चुके थे। ये लाश, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक उसे अपना हाथ दिखाता है। दोनों घबरा जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस रूम की लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। वो लोग और घबरा जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। मुझे भी पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उनके पीछे उसी लड़की की लाश आ जाती है। दीपक पीछे मुड़कर देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। रामू और दीपक दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की की लाश अचानक से दीपक के गले को दबाने लगती है। रामू वहां से भाग जाता है। उस रूम में दीपक की लाश पड़ी होती है और नीचे खून से लिखा होता है, बदला। अगले दिन, ठीक है सर, मैं जहां तक हो सकता है इस बात को छुपाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर उसी लड़की की लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे और अपने असिस्टेंट को बताते जा रहे थे, ध्यान से देखो इसे, मेरे एब्सेंस में तुमको ये काम करना पड़ सकता है। असिस्टेंट तभी देखता है कि लड़की की लाश ने आंखें झपकाई। वो डर जाता है। सर, इसने पलक झपकाई। क्या बकवास कर रहे हो? तभी उस लाश का हाथ डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। असिस्टेंट डॉक्टर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाश उसे नहीं छोड़ती और डॉक्टर वहीं दम तोड़ देता है। उसे देखकर डॉक्टर किशोर का असिस्टेंट बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी और नीचे खून से बदला लिखा हुआ था। असिस्टेंट हॉस्पिटल के एमडी को फोन लगाता है। सर, 2 दिन में 2 मौत हो चुकी हैं। अब हम इसे नहीं दबा सकते हैं, हमारी बड़ी बदनामी होगी, मीडिया में बात ना जाए। रुको, 1-2 दिन में मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल में। 3 दिन में 3 और मौतें हो जाती हैं। और अब हॉस्पिटल के कर्मचारी शव गृह में काम करने नहीं जा रहे थे। हर कर्मचारी शव गृह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता था। कुछ दिन बाद एमडी अपनी कार से उतरकर हॉस्पिटल में आता है। वो कोई और नहीं बल्कि गिरीश ही था। वो अपने साथियों के साथ ऑफिस में मीटिंग रखता है। आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? किस लड़की की लाश है ये? मुझे इसकी फाइल ला कर दो। उसे एक फाइल दी जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि इस लड़की की भी जान उसी जगह पे गई थी जहां पर 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। गिरीश ये देखता है तो चौंक जाता है, कहीं इस सब के पीछे। तभी लाइट फिर से चली जाती है और कुर्सी पर बैठा हुआ गिरीश चिल्लाता, बचाओ बचाओ। लाइट वापस आती है तो गिरीश कुर्सी से गायब हो चुका होता है। सारे लोग यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिरीश का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी ऊपर हॉस्पिटल की छत से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग दौड़ते हुए वहां जाते हैं तो देखते हैं
कि गिरीश हॉस्पिटल की छत के कोने पे खड़ा हुआ है। उसके सारे शरीर पे खून के निशान थे और उसी लड़की की लाश उसके सामने चाकू लिए खड़ी थी। वहां पर रामू भी पुलिस के साथ आ जाता है। बता इन सबको कि क्या हुआ था उस रात जब तूने अपने दोस्त को मारा था। गिरीश हैरानी के साथ उस लाश को देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं अतुल हूँ गिरीश, और तू सबके सामने ही बताएगा कि उस रात तूने कैसे मुझे मारा था। गिरीश मौत के डर से सब बताने लग जाता है। 3 महीने पहले जब अतुल और गिरीश दोनों घनी रात में गाड़ी में जा रहे थे, तब अचानक से उनके सामने एक पेड़ गिर जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। लेकिन वो दोनों कूद जाते हैं। दोनों काफी घायल हो जाते हैं। गिरीश के दोनों पैर में काफी चोट लग गई थी, लेकिन अतुल का सिर्फ एक हाथ टूटा था। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मेरे भाई। अतुल उसे खाई से बाहर खींचकर ऊपर निकालता है। मेरा मोबाइल फोन कार में ही रह गया है अतुल। कार नीचे गिर गई है गिरीश, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा। तुम थोड़ा नीचे जाकर देखो, शायद मिल जाए। अतुल थोड़ा नीचे जाता है गिरीश का फोन ढूंढने के लिए। उसे उसका फोन नहीं मिलता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो गिरीश एक बड़ा सा पत्थर उठाए था और अतुल के सर में मार देता है, जिससे अतुल सीधा खाई में नीचे गिर जाता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारे जरिए अब ये सब रिसर्च का क्रेडिट मुझे मिलेगा। वो अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को फोन करता है और एम्बुलेंस उसे लेके चली जाती है। आज का दिन मैं अपना बदला लेने के लिए कब से तड़प रहा था, लेकिन मुझे बदला लेने का मौका इस लड़की की लाश ने दिया, जिसकी मौत उसी खाई में गिरने से हुई। मुझे पता था कि यहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल तुम्हारा है, इसलिए मैंने इसके अंदर जाकर तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तो मेरी जान बख्श दो। लाश जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब मैंने तुम्हें जेल भिजवाने के लिए नहीं उगलवाया गिरीश। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनका मालिक कोई धर्मात्मा नहीं, बल्कि एक लालची गद्दार इंसान था। तुम्हारी मौत तो तय है। इतना कहकर उस लड़की की लाश में घुसा हुआ अतुल दौड़ते हुए गिरीश को लेकर हॉस्पिटल बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और हॉस्पिटल के लोग ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखाई देती है उस लड़की के साथ लेटी हुई गिरीश की लाश। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।